I am your history educator Shruti Gupta, and today we will start the basic topic of history, that is the establishment of the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ। सो इट इज बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम द डच साइड। जो डच थे उन लोगों ने पहले क्या किया, इंडिया में आना शुरू किया। द डच स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस, बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग के लिए, क्यों? क्योंकि इंडिया उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिचेस्ट कंट्री में से एक में आता था। तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स जब आने लग गए तो धीरे धीरे फॉर्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। इन द ईयर 1600 31st December so East India Company started in the year 1600 and in the month of 31st December. So now, English East India Company को इंडिया ही क्यों मिला यहाँ पे बिजनेस करने के लिए? क्योंकि as usual इंडिया को उस टाइम पे इंडिया रिचेस्ट कंट्री में से एक था और यहाँ का जो ट्रेडिंग पर्पसेस था वो पूरे ईस्ट इंडिया में पूरा फैला हुआ था। The business and the trading routes of India spread all over the East India. Okay, so East India is the main country for the trading purposes of East India Company. तो अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट साइड पूरा मिल गया। उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, सिल्क का ट्रेडिंग शुरू किया। English East India Company first started trading silk and they formed the silk routes between the East India through many other countries beyond India. Silk routes के through जब यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस स्टार्ट हुआ, जो मेन था वो था शिप। शिप के थ्रू यहाँ पे ट्रेडिंग होता था क्योंकि उस टाइम पे रेलवेज नहीं हुआ करते थे। तो ट्रेडिंग जब स्टार्ट होता है तो सिल्क के अलावा जब ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली ब्रिटिशर्स को जब देखता है कि इंडिया सोल कंट्री है, इंडिया इज द सोल कंट्री जहां से हम लोग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर सकते हैं, तो उन लोगों ने सिल्क के अलावा और भी बहुत सारी चीज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल टोबैको, सिल्क, टोबैको और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज बेसिकली कहां से ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, चाइना। चाइना के थ्रू ओपियम पूरे धीरे धीरे करके वर्ल्ड में पहुंचना स्टार्ट हुआ। लेकिन जब चाइना ट्रेडर्स ने ओपियम का इंडिया के थ्रू आना बंद कर दिया गया, when Chinese traders stopped the trading with India basically for the opium, the British East India Company had to face a great loss in their trading purposes. Now, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को फ्लरिश करने के लिए इंडिया में they took several measures. What are these measures? The first measure is they try to create cheap cotton clothes with the help of the idea of the Indians. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में जो कॉटन क्लोथ्स जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे, उन लोगों ने इंडियंस के आइडिया को लेके अपना बहुत चीप अमाउंट का, बहुत कम अमाउंट का, कम पैसे वाला चीज क्लोथ कॉटन में बना के पूरे वर्ल्ड में इसका ट्रेडिंग स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उनको फ्लरिश करना था। उन लोगों का मेन मोटिव था इंडिया में आके बिजनेस का एक
कंपनी तैयार करना, एक फैक्ट्री तैयार करना, जहाँ पे उन लोगों ने अपना एक फैक्ट्री सेटअप किया बेसिकली इन द ईयर ऑफ 1600 एंड 1857 तक। यहाँ पे क्या डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। डाउनफॉल के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब उन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जो भी बोल सकते हो, ये लोग जब स्टार्ट होते हैं फ्लरिश करना, ट्रेडिंग करना, तो धीरे धीरे करके चाइना के बाद ओपियम में वो लोग डाउनफॉल कैसे शुरू करते हैं, जब वो लोग चाइना के साथ जब ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जब चाइना उन लोग को नहीं परमिशन देता है किसी भी चीज करने का, ट्रेडिंग पर्पस करने का ओपियम का, तो वो लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया के जो छोटे छोटे लैंड फार्मर्स है, लैंड पेजेंट्स है, उनके ऊपर प्रेशर करना स्टार्ट करते हैं। एंड the English East India Company started to conquer over all of India, by dethroning them from their, dethroning the small peasants from their land. क्यों? क्योंकि वो जो छोटे किसान थे, जिनका छोटा प्रॉपर्टी था, वो लोग क्या करते थे, वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके पास जाते थे, उनसे कुछ पैसे का डिमांड करते थे। उनके पैसे के बदले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड थे, जो लैंड का सब कुछ देखरेख करते थे, वो क्या करते थे, उनसे एक अमाउंट उनको देते थे और उनसे उनका प्रॉपर्टी जो लैंड रहता था वो मॉर्गेज कर देते थे। मॉर्गेज मतलब वो लोग अपना लैंड गिरवी रख के अब जो भी अमाउंट मिलता था, जो भी पैसे उनको मिलते थे, उनसे वो लोग अपना एग्रीकल्चर करते थे। तो धीरे धीरे करके जब ये होता गया, जब चाइना से ट्रेडिंग बंद हो गया, तो क्या हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब वो छोटे फार्मर्स जो लैंड ओनर्स थे, जिन लोगों ने अपना जमीन गिरवी पे रखा हुआ था, उन पे प्रेशर करने लगे कि आपको अपनी जमीन पे ओपियम का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, यानी कि नील उगाना पड़ेगा। तो अब ओपियम के थ्रू जो लैंड, जो फर्टाइल लैंड होता है, अगर उसमें, क्योंकि ओपियम कैश क्रॉप है, तो कैश क्रॉप पर ट्रेडिंग करने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब अगर कैश क्रॉप, अगर किसी फर्टाइल लैंड में अगर हम लोग उसका एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन करेंगे तो वो लैंड खराब हो जाएगा। ये जानते हुए भी स्मॉल लैंड फार्मर्स को क्या करना पड़ा कि प्रेशर में आके इंग्लिश लोगों के, उनको उस फील्ड में वापस से ओपियम कल्टीवेशन करना पड़ा, जिसकी वजह से उन लोगों का जो जमीन था वो धीरे धीरे करके खराब होने लगा। नाउ द मेन पॉइंट इज 1857 रिवोल्ट। ये जो पीरियड था 1857 रिवोल्ट का, जो ये पीरियड था, ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये हुआ जब ओपियम के साथ साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियंस, जो स्मॉल पेजेंट्स थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनके ऊपर धीरे धीरे वो लोग ज्यादा प्रेशर करना स्टार्ट कर दिए, जिनकी वजह से उन लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। दैट इज कॉल्ड 1857 रिवोल्ट और सिकॉय मूवमेंट। This revolt was the first revolt in the Indian history, which was the starting point of the decline of the Britishers from India. तो 1857 रिवोल्ट में जितने सारे, बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है 1857 में जो आप लोग के सिलेबस में जो आता है एज अ शॉर्ट नोट, वो होता है सांताल रिबेलियन। अब जो मेन पार्ट है वो है सांताल रिबेलियन। So what is Santal rebellion? Santal rebellion is basically जो peoples ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते थे इंडिया में, जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे, उनका भी एक ट्राइबल कम्युनिटी था। सो सांताल्स वर द ट्राइबल कम्युनिटीज, जो एक स्मॉल, उनका एक प्रॉपर्टी ऑफ लैंड था, जिनके वो ओनर्स थे। उन लोगों के ऊपर जब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया कि उनको भी ओपियम का कल्टीवेशन करना
amount of taxes the Britishers imposed on tribals, huge amount of taxes. The Britishers imposed on Santals huge amount of taxes. Britishers ने सांताल्स के ऊपर में अमाउंट ऑफ टैक्सेस डाला, जिसके लिए क्या हुआ, सांताल्स डेब्ट में आ गए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेब्ट? डेब्ट मतलब लोन. बोलो, सांताल्स कर्जदार हो गए. In this situation, Santals had to hand over their land to the Britishers, and Britishers paid them a small amount for their land. तो Britishers ने क्या किया, बहुत कम अमाउंट, बहुत कम पैसे में सांताल्स का लैंड खरीद के उनके ऊपर प्रेशर किया कि वो एक ओपियम का कल्टीवेशन स्टार्ट करें. The main leaders of the Santal rebellion were Sidhu and Kanu. The important leaders of the Santal rebellion were Sidhu and Kanu. तो सीधू एंड कानू ने क्या किया कि अपना एक ट्राइबल ग्रुप, अपना एक ट्राइबल कम्युनिटी फॉर्म किया, जिसमें उन्होंने सारा ब्रिटिशर्स का जो भी डिमांड्स था उनको उन लोगों ने डिनाई किया. उन लोगों ने बोला, सांताल्स ने बोला कि ब्रिटिशर्स का कोई भी चीज हम नहीं मानेंगे. इसके लिए क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर मारपीट किया. Britishers started torturing upon Santals. धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सांताल्स के ऊपर में टॉर्चर करना स्टार्ट किया. कैसा टॉर्चर्स, उनका लैंड वो लोग लेने लग गए, उनके ऊपर मारपीट करके, जबरदस्ती करके. द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड फोर्स टू कल्टीवेट इंडिगो, ओपियम इन देयर लैंड्स, इन द लैंड्स ऑफ द सांताल्स. तो अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स इतना ज्यादा अपना अत्याचार फैलाने लगे कि धीरे धीरे करके और भी जितने सारे शहर थे, हैदराबाद जहाँ पे सिपाही म्यूटिनी हुआ था, वहाँ पे धीरे धीरे करके सारे एक जगह कम्युनिटी फॉर्म करके 1857 रिवोल्ट स्टार्ट किए, जिसके वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनका डाउनफॉल हुआ. ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 1857 में ऑलमोस्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था. ब्रिटिशर्स के पास अब कुछ भी नहीं बचा था कि जिससे वो अपना ट्रेडिंग पर्पस या जो भी सिल्क रूट है, सिल्क हो, स्पाइसेस हो, सिल्वर हो, जिन सब चीज़ों का उन लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था वो कर पाए, क्योंकि हर जगह रिवोल्ट था. तो आगे का जो भी 1857 के रिवोल्ट का जितना सारा और भी जो इम्प्लीकेशंस है, जो इम्पोर्टेंस है और उसका क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर में, वो हम लोग